ओके है ऑल राइट एंड ए वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज से जो ये इतिहास हम पढ़ने वाले हैं बहुत इजी समझने के लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे जो एविडेंस है हमें पूरे लिखित प्रमाणिक मिलते हैं। या तो आपको रॉक में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, मंदिरों में लेख लिखिंग मिलेंगे, या गुफाओं के अंदर कुछ चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, या त्रिशूल लेख मिलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ताम्र पत्र भी हमें देखने को मिलते हैं। जब भी हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो अभी जो ये आपको एरिया देखने को मिल रहा है स्क्रीन में, टिहरी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में, इवन उधम सिंह नगर, काशीपुर, खटीमा से भी हमें बहुत सारे ऐसे कॉइन्स मिलेंगे, ऐसे सिक्के मिलेंगे जो हमें बताते हैं कि कौन कौन से ऐसी डायनेस्टी हैं जिन्होंने इस पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कहीं ना कहीं इतिहास में उत्तराखंड में रूल किया हुआ है। साथ ही मैं एक और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंद कॉइन करके जो बुक है उसका रियल नेम, अगर बुक का नाम देखेंगे, मॉर्फोजेनेसिस ऑफ कुनिंद, 200 बीसी से 300 एडी। ये वही टाइम पीरियड है जब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में हमारी मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी। अब मौर्यन डायनेस्टी का कनेक्शन हमारी उत्तराखंड की कुलिंद डायनेस्टी से क्या है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ये राइटर कौन है? मिस्टर महेश्वर प्रसाद जोशी, एमपी जोशी, आपने नाम सुना होगा। 1989 में ये बुक पब्लिश होती है और इसमें बहुत सारे इनको क्या हुआ था कि बहुत सारे सिक्के मिले थे, कॉइन्स मिले थे, तो उनके बेसिस पे, तो न्यूमेस्टिमेटिक का मतलब ही क्या होता है कि सिक्कों के बारे में पढ़ना, राइट। इस बुक में भी बहुत सारी ऐसी, जब भी हम लिटरेरी सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, साहित्यिक सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो इनकी बुक को रिफर किया जाता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू में अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंद कॉइन्स आ रही है तो रियल नेम इस बुक का ये आपको स्क्रीन में देखने को मिलता है। बट ये इतिहास ऐसा है कि सिर्फ उत्तराखंड के बेसिस पे ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में, जैसे हमने मौर्यन डायनेस्टी के बेसिस पे किया था कि मौर्यन डायनेस्टी से भी उल्लेख मिल रहे हैं आपके, इवन समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से भी अभी बहुत सारे ऐसे हमारे जितने भी राजाओं ने रूल किया उत्तराखंड में उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड में सबसे पहली जो डायनेस्टी है जिसके प्रमाणिक रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं वो कौन सी डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली डायनेस्टी जिसने इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में रूल किया था और सबसे पहला एविडेंस है। तो प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है? कुलिंद डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ का एक राजा है जिसका नाम है अमोघभूति। ये राजा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और इसी राजा के वजह से हमें पता चलता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कुलिंद डायनेस्टी ने रूल किया था। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख हैं, जैसे आपको कालसी में देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी हल्का सा मेंशन है कि जो ये कुलिंद डायनेस्टी थी ये मौर्यन एम्पायर के अधीन ही थी, ठीक है। इसलिए हम लगभग इससे टाइम पीरियड पता कर पाते हैं कि उत्तराखंड में कुलिंद डायनेस्टी 200 बीसी से 200 ईसा पूर्व से 300 एडी तक देखने को मिलते हैं। तो इनिशियल में अब हम आई थिंक पूरी डॉट्स कनेक्ट कर चुके हैं कि सबसे पहली अगर पॉलिटिकल जो डायनेस्टी थी जिसने रूल किया था दैट वाज कुलिंद डायनेस्टी। इससे पहले के जो लेक्चर हैं उस पर कोई भी रिटन एविडेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट यहाँ से हम पूरे लिखित शैली में जो प्रमाणिक एविडेंस है उसके बेसिस पर अपनी क्रोनोलॉजी फ्रेम कर रहे हैं। अब अमोघभूति जो है, पता चलता है कि वो एक राजा था और कुलिंद डायनेस्टी से वो रिलेट करता था। ऐसा कैसे पता चलता है कि पूरी जब जितने भी अब हम आगे की थ्योरी पढ़ने वाले हैं इतिहास की उत्तराखंड की, उसमें सिक्कों का बहुत बड़ा रोल है, कॉइन्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो बेहतरीन जानकारी देते हैं हमारी पूरे इतिहास को सेटअप करने में। तो उस मुद्रा लेख में क्या लिखा है, उस कॉइन्स में लिखा देखने को मिला है राजा कुलिंदस अमोघभूति महरजस, यानी कि कुलिंद का राजा है, राजा का नाम अमोघभूति है और ये प्राकृत में लिखा गया है। अब ये जहाँ से हमें ये सिक्के मिलते हैं उससे ये भी पता चलता है कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ रूल किया था। अगर आप देखोगे वेस्ट में जो हमारी व्यास नदी है, जो हमारी ब्यास नदी है, उससे लेके अलकनंदा तक ईस्ट में देखने को मिल जाएगा। ब्यास से लेके अलकनंदा तक का जोग्राफिकल एरिया में वो रहते थे। अगर हम वहीं से बात करेंगे कि नॉर्थ और साउथ का क्या है, जैसे सुनेत लुधियाना में जगह है, ये अभी के पंजाब में आएगी, और बेहद नीचे जाएंगे सहारनपुर जो कि बेहद है, बेहद से बहुत सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं, राइट, जो आपको स्क्रीन में देखने को मिलता है। तो ये अभी के यूपी में है। तो आपको पता चल गया ब्यास नदी से अलकनंदा पूरा वेस्ट से ईस्ट हो गया, और बेहद यानी कि पंजाब से उत्तर प्रदेश की अभी जो
करंट पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो हमें बताती हैं कि इनके सिक्के इस भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए थे। तो जिससे हम पता कर सकते हैं कि 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक जो डायनेस्टी रही है या रूल कर रही थी उत्तराखंड में, वो थी कुलिंद डायनेस्टी, राइट। इससे और दूसरा ये है कि अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं वो आपको सिल्वर में मिलेंगी, ताम्र में मिलेंगी, कॉपर में देखने को मिलती है। अब साथ ही साथ अगर आप देखोगे, जैसे हमने इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर में देखा था कि आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पुराणों से जानकारी ले रहे थे, जिसमें हम श्रुति स्मृति से जानकारी ले रहे थे, तो कुलिंदों के बारे में भी आप देखेंगे कि महाभारत में कुलिंदों को द्विज बोला गया है। जो कुलिंद के राजा हुआ करते थे उनको द्विज श्रेष्ठ बोला गया है। और सबसे खास बात, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कालसी अभिलेख लिखा है उसी कालसी का नाम कलकूट है। और कुलिंद जो डायनेस्टी रूल कर रही है उनकी भी प्रथम राजधानी कौन सी है? कलकूटी है। और द्वितीय राजधानी उसमें इनकी क्या थी? शत्रुघ्न थी। और उस समय का जो समाज था वो शैव धर्म को फॉलो करता था। जितने भी समाज था वो शैविज्म फॉलो करता था। जैसा हमने बात करी कि श्रुति और स्मृति में पहले से भी या आद्य ऐतिहासिक काल से भी हम जो उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन सुनते हुए आए हैं, तो कुलिंद एक ऐसी, यानी कि आप कह सकते हो कि एक नॉन सबसे पहली डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका मेंशन हमको ज़्यादातर सभी साहित्यिक लेख में देखने को मिलता है। महाभारत में भी आप देखोगे कुलिंदों के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। अष्टाध्यायी का नाम होता है, अगर आप इसके पूरे शब्दों में जाएंगे, कि एक ऐसी बुक जिसमें 8 चैप्टर हैं और ये पाणिनि ने लिखी है, संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है, सूत्र भी हैं इसमें। तो इनकी बुक में भी कुलिंदों के बारे में भी मेंशन देखने को मिलता है। वैसे ही महाभारत के वन पर्व में कुलिंद शासक के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ और अठूर से मिलती हैं, उत्तरकाशी के देवढुंगा से मिलती हैं, देवढुंगा है राइट, ये पुरोला, श्रीनगर के सुमाड़ी से मिलती हैं और पौड़ी गढ़वाल के भैड़गांव से मिलती है। और कुमाऊं में देखोगे तो बागेश्वर से कत्यूरी घाटी से हमें इनकी जानकारी मिलती है, इनके कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुलिंदों की जानकारी एक विदेशी लेखक टॉलमी भी इनके बारे में मेंशन करते हैं। जैसा हमने देख लिया कि जो कुलिंद डायनेस्टी है वो भी आपको एक चीज़ याद रखनी है। कुलिंद डायनेस्टी के बारे में हमने जितने भी लेख देखे, जैसे पाणिनि ने लिखी थी, संस्कृत भाषा में है, संस्कृत ग्रामर के बारे में है, 8 चैप्टर्स हैं, इनने भी कुलिंद डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया है। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें, कुलिंद के बहुत सारे दूसरे अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। 5 ऐसे अभिलेख हैं जो कुलिंद के देखने को मिलते हैं, और वो अगर मैं कहूँ अभी के पॉलिटिकल जो एरिया है वहाँ से नहीं मिलते। एक उत्तर प्रदेश मथुरा से मिलता है और दूसरा आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में बरहूत से मिलता है। ऐसे 4 अभिलेख हैं। तो टोटल मिला के 5 अभिलेख हैं जो कुलिंद डायनेस्टी की प्रमाणिकता को और ज़्यादा वेरीफाई कर देता है। साथ ही साथ इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि इनकी जो पैरेलल समकालीन डायनेस्टी थी और जो गणराज्य हुआ करते थे, यानी कि ऐसा एक राज्य जहाँ पर एक ही राजा की डिक्टेटरशिप ना चलते हुए लोग उसको राजा को चुना करते थे। तो कुलिंदों के जो समकालीन कंटेम्प्रेरी जो डायनेस्टी थी, कोई कोई मानता है योध्याई भी थे और कोई मानता है औदंबर भी थे। और आपको सबसे शक्तिशाली राजा तो हमें पता ही है, अमोघभूति। अब हमने इतने सिक्कों के बारे में बात करी कि कॉइन्स मिले, बट अब कॉइन्स जो मिले हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। यानी कि जिसमें राजाओं के नाम लिखे गए हैं तो वो अमोघभूति प्रकार की मुद्रा होगी, अमोघभूति प्रकार के सिक्के होंगे। दूसरा अल्मोड़ा से मिली, उस जोग्राफिकल एरिया से मिली, तो अल्मोड़ा टाइप के सिक्के मिले, 2 हो गए। तीसरा हो गया जो हमारे कुलिंद लोग थे वो अभी जो अपने देव की पूजा करते हैं, अधिशास्त्रता देव की पूजा करते हैं, वो छत्रेश्वर हैं, या आप छत्रेश्वर भी लिख सकते हैं उसको। तो 3 टाइप के हमारे मोस्टली कॉइन्स देखने को मिलते हैं जो कुलिंद डायनेस्टी की जानकारी देते हैं, अमोघभूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर। अब एक एक करके तीनों सिक्के के बारे में हम जानकारी लेते हैं ताकि और ज़्यादा इसको डिटेल में हम अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो अमोघभूति टाइप की मुद्राएं हैं उसमें आपको सिल्वर में मिलेगा, कॉपर में मिलेगा, राइट।
और जो ये सिक्के देखने को मिलते हैं, इनकी लिपि आप देखोगे तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों में ही मिल रही है अमोघभूति। अब इससे आप ये भी लगा सकते हो, ब्राह्मी तो ठीक है, हम लेफ्ट से राइट को लिखते हैं, लेफ्ट से राइट को, जैसे देवनागरी हिंदी लिपि लिखी जाती है, बट जो खरोष्टी लिपि है वो उर्दू की तरह लिखते हैं, यानी कि पहले राइट लिखेंगे फिर लेफ्ट को जाएंगे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अभी की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन था साउथ एशियन देशों से भी। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ा, इंडो ग्रीक्स का इम्पैक्ट पड़ा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी इम्पैक्ट पड़ा है कुलिंद लोगों पर। तो ये पहली मुद्रा है, आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ हमारी जो दूसरी मुद्रा है वो है अल्मोड़ा की मुद्राएं। अल्मोड़ा की मुद्राएं अगर आप देखोगे 54 से ज़्यादा मुद्राएं मिलती हैं। शिवदत्त की, आसेक की एक एक मुद्रा मिलती है। और ट्राई ये करना, जब भी मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो उसमें इंग्लिश में ज़्यादा रिफर करना, ठीक है। आसेक है, या आसक या आसेक लिख सकते हैं। शिवदत्त की एक, आसेक की एक। जो बाकी जो मुद्राएं हैं वो गौमित्र की थी, ठीक है। तो अल्मोड़ा टाइप की जो कॉइन्स हैं उसमें बहुत सारे राजाओं के नाम भी मिलते हैं आपको। ये तो अंग्रेज ले जा चुके हैं, तो जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में था वहां पर आपको ये सिक्के देखने को मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे राजाओं के नाम आते हैं। कुलिंद राजा सिर्फ अमोघभूति नहीं है, अमोघभूति तो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा उसका डोमिनेंस था उस समय, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर बात करो या जो दूसरे लोगों से जिस तरह से उसके नेटवर्क थे, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ही क्यों ना हो, तो वो उसको पावरफुल बनाता था। बट दूसरे राजा भी जो आगे सक्सेसिव आए, उनके नाम भी हमें आगे की मुद्राओं में मिलते हैं, जैसे शिवपालित है, हरिदत्त है, शिवदत्त है और मगभत है, राइट। और शिवरक्षित की ताम्र मुद्राएं भी मिलती हैं। और इन सब सिक्कों को किसने खोजा या किनको मिली, ये हमारे डॉक्टर महेश्वर जोशी या महेश्वर प्रसाद जोशी आपको देखने को मिलते हैं, डॉक्टर MP जोशी, जिनकी बुक भी हमने देखी थी। अल्मोड़ा के जो सिक्के होते हैं वो टोटल 8, उसमें राजाओं के नाम मिलते हैं। वो 8 राजा आपके स्क्रीन के सामने भी हैं। शिवपालित है, शिवदत्त है, शिवरक्षित है, हरिदत्त है, गौमित्र है, विजयभूति है, आशेक है और मगध है। जैसा मैंने बोला, इनके अधिशास्त्र था, यानी कि जो देव की ये पूजा करते हैं वो छत्रेश्वर देव हैं। इसलिए हमारे तीसरे टाइप के, और छत्रेश्वर बल्कि और कोई नहीं, जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोटो शिवा को मानते थे, शिवजी भगवान को माना करते थे, कुलिंद डायनेस्टी भी जो छत्रेश्वर देव की पूजा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो शिवजी का ही स्वरूप देखने को मिलता है। तो छत्रेश्वर आप कॉइन से देखेंगे, उनकी लिपि होगी आपको ब्राह्मी देखने को मिलेगी। हमने जितना भी ये डिस्कस किया, उसके साहित्यिक स्रोत की जब भी आप बात करते हो, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंद कॉइन्स। एग्जैक्ट बुक का मैंने आपको नाम बता दिया, मॉर्फोजेनेसिस ऑफ कुलिंद कॉइन्स, ए न्यूमेस्टिमेटिक ओवरव्यू, राइट। रचयिता कौन है? मिस्टर MP जोशी। कुलिंद के सिक्के अभी के पॉलिटिकल बाउंड्री में अगर हम पूरी ड्रॉ करते हैं तो अभी ऐसे 5 राज्य हैं जहां से कुलिंद के सिक्के हमें देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देन आपको उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे कि पोस्ट अमोघभूति के बाद कुलिंद डायनेस्टी, ऐसा माना जाता है कि उसका डाउनफॉल आ चुका था। और उसके बाद जो कुलिंद डायनेस्टी थी वो पहाड़ी क्षेत्रों में रूल करती थी। तो हमारे जो दूसरे रूलर आते हैं, शक रूलर आ जाते हैं, वो मैदानी क्षेत्र में ड्यूरिंग द कुलिंद डायनेस्टी वो रूल करते हैं। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? पहला प्रमाण मिलता है कटारमल सूर्य मंदिर, शकों की ये पुष्टि करता है। दूसरा है कुमाऊं में जो शक संवत अभी तक चल रहा है, इंडिया की कैलेंडर भी इसको फॉलो करता है, चैत्र मास पहला है, तो उससे भी पता चलता है कि शक लोगों ने अधिकार कर लिया था इस जगह पर। अब थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल हम करते हैं। अल्मोड़ा के सिक्के अगर आप देखोगे, आपको दिसंबर 1975 में इसकी खोज की जाती है। सिल्वर के सिक्के 36 हैं, सोने के सिक्के 2 हैं, और ये टिहरी गढ़वाल के अठूर से अभी देखने को मिलते हैं।
शक संवत आप सबको पता है 78 एडी से शुरू होता है। तो अभी आप देखोगे 2026 चल रहा है, तो 2026 माइनस 78 कर दोगे तो अभी शक संवत के हिसाब से 1948 चलेगा। और इसका पहला महीना चैत्र है, जो कि हम भी फॉलो करते हैं, कुमाऊं में भी इसे फॉलो किया जाता है। तो कहने का मतलब है उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं शक लोगों ने मैदानी क्षेत्र में पूरा अधिकार कर लिया था। अमोघ भूति की मुद्राओं में बहुत सारे हमें चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो लगभग हम 5 चित्रों के बारे में बात करते हैं। पहले देवी का है, दूसरा मृगा है, तीसरा चक्र है, चौथा स्वास्तिक है और पांचवा नाग है। तो इन 5 आकृतियों के बारे में हमें देखने को मिलता है, राइट। तो यहां पर से हमें टोटल कुलिंद डायनेस्टी की जानकारी डिटेल में देखने को मिल जाती है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुलिंद के बाद जो डायनेस्टी उत्तराखंड में आई वो कुषाण डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। कुषाण डायनेस्टी के बारे में भी हमें कॉइन्स से ही पता चलता है। तो पहली डायनेस्टी आपने कुलिंद कर ली, डॉट कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डायनेस्टी होगी आपकी कुषाण डायनेस्टी। अब इनके सिक्के भी मिलते हैं। अभी का वीरभद्र जो कि ऋषिकेश है, मोरध्वज जो कि कोटद्वार है, गोविसाण यानी कि अभी का काशीपुर आपको देखने को मिलेगा। ये सिक्के मिलते हैं और जहां से इन सिक्कों से मिलती है हमें पुष्टि कुषाण डायनेस्टी की। वीरभद्र, मोरध्वज, गोविसाण इन सिक्कों से मिलते हैं। और 1960 में आप देखोगे मिस्टर केपी नौटियाल इन सिक्कों को खोजते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर एमपी जोशी की, अब बात कर रहे हैं मिस्टर केपी नौटियाल की। इन्होंने भी दूसरी डायनेस्टी यहां पर रूल कर रही थी, वो हमें देखने को मिलता है। कुषाण डायनेस्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो राजा है वो कनिष्क है। देन उसके बाद जो कनिष्क की राजधानी बोली जाती है वो अभी का पुरुषपुर पेशावर है। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जिस डायनेस्टी ने निकाले वो कुषाण डायनेस्टी ही है और वो उत्तराखंड से पूरा जुड़ी हुई है। तो कुषाण डायनेस्टी सबसे प्योर फॉर्म में सोने के सिक्के निकाला करती थी। ये एक फैक्चुअल डिटेल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो सिल्क रूट था उसको भी पूरा कंट्रोल किया कनिष्क ने, और कनिष्क ने ही 78 एडी में आपको देखने को मिलेंगे शक संवत यहां पर से शुरू देखने को मिलती है। कनिष्क का उत्तराधिकारी आप देखोगे वो होगा होविष्क, ठीक है। तो शक्तिशाली आपको राजा मिल गया कनिष्क, राजधानी मिल गई पेशावर, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मिलेंगे कुषाण से, राइट। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही अब एक और चीज है कि जैसे होविष्क है उसके भी टिहरी गढ़वाल से 1972 में टोटल 44 गोल्ड कॉइन्स देखने को मिले हैं। साथ ही साथ वासुदेव सेकंड की भी 3 जो मुद्राएं हैं वो गोविसाण टीला यानी कि अभी के काशीपुर से देखने को मिली है। और इन सिक्कों में शिव और नंदी की प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ कुषाण की 7 जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो अभी के खटीमा से देखने को मिलती है। और खटीमा की मुद्राओं में एक राजा का मेंशन है, उस राजा का नाम है वसु, राइट। आगे डिटेल आपको देखने को मिलती है कि जो कुषाणकालीन अवशेष थे, जो उस डायनेस्टी के अवशेष हमें मोरध्वज से मिले, पांडुवाला अभी के लाल ढांग हरिद्वार से मिला, वीरभद्र भरत मंदिर से मिले, और साथ ही साथ आपको कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी काशीपुर से। यानी कि जब भी कुषाण की बात आती है तो आप उधम सिंह नगर का जिला याद कर सकते हैं, ताकि उस जोग्राफिकल एरिया में वो कॉइन्स देखने को हमें मिले हैं। साथ ही साथ मिस्टर शिव प्रसाद डबराल जी भी जब इसकी खोज कर रहे थे तो उन्होंने भी पाया, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि पांडुवाला यानी कि जो अभी का हरिद्वार है वहाँ पर मुझे प्राचीन बस्तियाँ मिली, जिसका काल उन्होंने 250 से 350 एडी तक बताया, राइट। और बोला कि पांडुवालू उस समय एक समृद्ध नगर हुआ करता था। फिर इन्होंने बात की है कि एक रवासन नदी भी वहाँ से जल प्राप्त होता है उस नगर को, पांडुवाला को, और तालाब तट पर लाल ईंटों के पक्के घाट बने थे, तालाब से एक नहर निकाली गई थी। यानी कि मिस्टर शिव प्रसाद डबराल पांडुवाला को एक्सप्लेन करते हुए कुषाणकालीन अवशेष को और ज़्यादा हमें पुष्टि यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, राइट। और पांडुवाला अभी का लाल ढांग हरिद्वार से देखने को मिलता है। और शिव प्रसाद डबराल अपनी बुक में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये उत्तराखंड इतिहास चैप्टर 3 उनकी बुक में 276 से 277 तक आप देख सकते हो, ठीक है। इस पूरी जो शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा है। तो यहाँ पर से हमारे कुषाण भी खत्म हो गए। नाउ अब बात करते हैं हमारे
यौधेय डायनेस्टी की। बट अब छोटी छोटी डायनेस्टी आएंगी तो आपको याद करने में उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हमने कुषाण इनिशियल में करा, मतलब कुलिंद किया, देन कुषाण किया। और माना जाता है कि जब ये मेजर मेजर डायनेस्टी हमने की तो उसी के समकालीन कुछ और डायनेस्टी रूल कर रही थी, क्योंकि उनके बारे में भी हमें देखने को मिलता है, उनके भी सिक्के हमें प्राप्त देखने को मिलते हैं। माना जाता है कुषाण को जो कुचला गया था वो कुलिंद ने पूरा उसको कुचला, कुषाण को ख़त्म किया। और उनकी जो मुद्राएं हैं आपको अभी के देहरादून जौनसार भावर से मिलेंगी और अभी पौड़ी गढ़वाल लैंसडाउन कालो का डांडा से मिलेगी। यानी कि हर एक ज़िले में आप देखोगे कि मुद्राएं मिल रही हैं और मुद्राओं से हमें पुष्टि हो रही है कि दूसरे रूलर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, राइट। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि यौधेय वंशीय जो शासक था उनके द्वि व त्रि मुद्रा लेख देखने को मिलते हैं। यानी कि एक ही कॉइन में आपको 2 से ज़्यादा स्क्रिप्ट देखने को मिल जाती हैं। वंश की जानकारी इनके बने हुए सिक्कों से ही मिलती है। ज़्यादातर जब भी ऐतिहासिक हम पूरी चीज़ें करेंगे तो सिक्कों से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कुलिंद हो या कुषाण हो। उसके बाद यौधेय के भी बारे में हमें देखने को मिलता है। इनका भौगोलिक क्षेत्र था यमुना से सतलज के मध्य के बीच में ये रूल हुआ करते थे। और इनके अधिशास्त्रता देव हैं शूलधारी कार्तिकेय, राइट। और ये शासन प्रणाली कौन सी है? गण शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है। गण शासन प्रणाली मतलब लोग अपने राजा को चुनते हैं। साथ ही साथ यौधेय के बारे में हम इतनी ज़्यादा पुष्टि कैसे कर पाते हैं? जो समुद्रगुप्त की जो हमारे राजा हैं इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर, जिन्होंने साउथ के एरिया को भी पूरा अधिकार किया था, उनकी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है यौधेय डायनेस्टी का मेंशन, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जौनसार से इनकी मुद्राएं भी मिलती हैं जो कि 1936 में ढूंढी जाती हैं। तो यौधेय के बारे में एक तो समुद्रगुप्त आपको याद रखना है, इनके कॉइन्स आपको याद रखने हैं, राइट। उसके बाद एक और हम युक्सैल गोत्रीय वंश करते हैं। यानी कि अभी का जो कालसी है जहां पर कुलिंद लोगों ने रूल किया था, जो उनकी पहली राजधानी थी, उसके आसपास के जो एरिया में समकालीन चल रहा है ये चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बाद सक्सेसिव हम बात कर रहे हैं, समकालीन कालसी देश के आसपास में हमको युक्सैल का गोत्रीय वंश मिलता है। यहाँ के एक राजा का नाम आता है शिलवर्मन। और बोला जाता है कि देहरादून में जो जगत ग्राम है वहाँ एक यज्ञ वेदी का भी निर्माण किसने करवाया था? शिलवर्मन ने करवाया था। और यज्ञ का स्थल कौन सा है? यमुना तट है, यमुना की घाटी में बनाया था। और माना जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पर करवाया था। और दूसरे राजा का नाम भी आता है, शिव भवानी का नाम भी यहाँ पर इनसे जुड़ा हुआ आता है। तो ये छोटे छोटे वंश हैं जिनमें एक एक राजा के बारे में पता चलता है हमारे, जो जिन्होंने उत्तराखंड के आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में रूल किया। फिर है कुलूत वंश। उत्तराखंड के बगल में आप देखोगे अभी की पॉलिटिकल बाउंड्री में तो हिमाचल प्रदेश है, तो कुलूत वंश भी बोला जाता है कि अभी के जो कांगड़ा जिला है उस समय कुल्लू घाटी में कुलूत वंश का जो है डोमिनेंस हुआ करता था। इनकी जानकारी मुद्रा राक्षस और बृहत संहिता 2 लिटरेरी सोर्सेज से भी पता चलती हैं। इनके एक राजा का नाम आता है जिनका नाम है वीरियस, और वीरियस की भी मुद्राएं आप देखोगे सर्कुलर फॉर्म में सिल्वर की मुद्राएं आपको देखने को मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि कुलूत वंश भी एक रूल कर रहा था। नाउ देन वी हैव उधम सिंह नगर में जो काशीपुर है, जिसका पुराना नाम गोविसाण आप देखोगे, तो वहां भी एक डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम है मित्र वंश। मित्र वंश की खास बात क्या है? यहाँ 2 राजाओं के नाम आते हैं, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र, ठीक है। और उसके बाद हम हिमालय का लास्टली कृतपुर राज्य करेंगे और इसके बाद अपना जो टॉपिक है, अपना जो वीडियो का सेक्शन है वो एंड करेंगे। आप देखोगे जो कृतपुर राज्य है आपका, वो अभी के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो यूपी वाला पार्ट है रोहिलखंड वाला, वहाँ पर फैला हुआ था। कृतपुर की खास बात यह है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें भी इसका मेंशन है। और माना जाता है कि जैसे हमारी जो कुलिंद डायनेस्टी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन डायनेस्टी के अधीन हुआ करती थी, वैसे ही हमारा कृतपुर राज्य भी किसके? गुप्ता डायनेस्टी के अधीन हुआ करता था। और बोला जाता है कि कुछ अधिकार मतलब कुछ ये पुष्टि करते हैं कि कुलिंद के जो वंशज थे वही कृतपुर राज्य में उन्होंने रूल किया। उनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर। तो कृतपुर राज्य के बारे में हमने इतना डिस्कस कर लिया है, ये हमने चीज़ें कर ली है। और इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि
जो दूसरे राज्य आते हैं, जो छोटे छोटे वंश हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें नाग डायनेस्टी के बारे में भी करेंगे, और हर्षवर्धन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट आफ्टर हर्षवर्धन जो रूल करेगा उत्तराखंड में, वो पौरव डायनेस्टी रूल करेगी। पौरव डायनेस्टी एक बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है, तो अगला जो बड़ा लेक्चर है हम पौरव डायनेस्टी ही करेंगे। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको 1 या 2 MCQ मिलेंगे। ट्राई ये करना कि आप उस MCQ का आंसर कमेंट बॉक्स में करें, और साथ ही साथ उत्तराखंड की ये पूरे इतिहास के लेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसी चैनल में, और PDF भी आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। और आगे पूरा हम टिल जब तक उत्तराखंड नहीं बन जाता, टिल अभी 2026 चल रहा है, तब तक जो उत्तराखंड की हिस्ट्री कैसे बदल रही है वो हम डेली आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।